दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड एनालिसिस में आज बात टीम बी की और इस टीम के बारे में कई खास बातें हैं। सबसे पहली चीज कि इसके युवा भारतीय बल्लेबाज और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑलराउंडर्स इस टीम में भरे पड़े हैं। रविंद्र जडेजा हो या वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो इंडियन क्रिकेट की जरूरत है। और उसके बाद आने वाली जनरेशन के ऑलराउंडर मुशीर खान जो फ्यूचर में इंडिया के लिए आपको खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। उसके बाद अगर तीसरी चीज की बात की जाए, स्पिन गेंदबाज इस टीम से बेहतर किसी और टीम में नहीं है। जिन ऑलराउंडर्स का जिक्र मैंने किया वो स्पिनर्स तो हैं ही हैं, साथ में आप दो और क्वालिटी स्पिनर ऐड कर दीजिए जिसमें आर साई किशोर, डोमेस्टिक का सीजन बहुत कमाल का गया और जिन्होंने अजीत अगरकर को चैलेंज करके कहा कि आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं अपने आप को जरूर प्रूव करूंगा। और साथ में राहुल चहर, लेग स्पिनर जो इंडियन क्रिकेट में इस वक्त की खोज है, वो भी इसी टीम में आपको नजर आने वाले हैं। साथ में अगर आप तीसरी चीज देखेंगे इस टीम में आपको जो नजर आएगी वो यशस्वी जायसवाल के रूप में इंडियन क्रिकेट में अपनी पहचान बनाता हुआ खिलाड़ी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज उनके लिए गई है तो उन पर सबकी निगाहें इस सीरीज में जरूर रहेंगी। लेकिन कुछ तो कमियां छूट गई हैं इस टीम में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात जब आप करेंगे तो थोड़ा वीक नजर आएगी। बाकी टीमों के मुकाबले यहाँ पर फास्ट बॉलर्स आपको थोड़े हल्के नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज आप देखिए इस वक्त इंडियन क्रिकेट में उतना बड़ा नाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर बात की जाएगी। उसके साथ मुकेश कुमार आपको यहाँ पर दिखेंगे। यश दयाल एक तेज गेंदबाज हो सकते हैं जिनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाली सीरीज में जो इंडियन सेलेक्टर्स खोज रहे हैं कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल जाए तो उसमें यश दयाल पर नजरें जरूर होंगी। मोहित अवस्थी जो मुंबई से खेलते हैं वो इस टीम में जरूर है, लेकिन स्टिल आपको फास्ट बॉलिंग जो है वो थोड़ी कमजोर नजर आएगी। साथ में जो मिडिल ऑर्डर बनेगा वो एक्साइटिंग भी है बट साथ में थोड़ा सा लैक ऑफ स्टेबिलिटी में कहूंगा इस मिडिल ऑर्डर में नजर आ रही है। लेकिन इस टीम की जो फॉर्मेशन बन रही है, 11 बन रही है, वो कैसी बन रही है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस टीम का जब आप फॉर्मेशन देखेंगे तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये टीम सबसे बेस्ट है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि मिडिल ऑर्डर आपको थोड़ा शेकी जरूर नजर आएगा इस टीम में अगेंस्ट फास्ट बॉलर, स्पेशली अगर बात की जाए। तो अगर ओपनर्स की बात की जाए तो ऑब्वियस चॉइस है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ अभिमन्यु ईश्वरन जो कप्तान है इस टीम के, वो आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। और यशस्वी जायसवाल के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रूव नहीं करना है, शायद अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में इंडियन कंडीशंस में वो प्रूव कर चुके हैं। सो टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले जो दोबारा से एक तरह का रिहर्सल है वो ये टेस्ट मैचेस उनके लिए होने वाले हैं और यहाँ पर रन स्कोर करेंगे तो प्रिपरेशन आने वाले 10 टेस्ट मैचेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ अभिमन्यु ईश्वरन की अगर बात की जाए तो कुछ वक्त से वो थोड़ा इन एंड आउट चलते रहे। बांग्लादेश के दौरे पर वो इंडिया ए के कप्तान बन के भी गए थे, बाद में भी उनको मौका मिला, लेकिन अभी तक इंडियन क्रिकेट में इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। यहां पर रन बनाएंगे तो शायद वैल्यू ज्यादा मिलेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, टॉप प्लेयर यहां पर एक दूसरे से कंपीट करते हुए नजर आएंगे, तो उस मामले में अभिमन्यु ईश्वरन के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन अगर तीसरे नंबर के प्लेयर की बात की जाए तो मुशीर खान, और मुशीर खान उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से इंडियन क्रिकेट में हैं जो टॉप 3 में बल्लेबाजी कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, प्लस गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपके टॉप 5 गेंदबाजों में खेल सकते हैं, आपके दूसरे तीसरे स्पिनर भी हो सकते हैं। जिस तरह की काबिलियत उन्होंने अब तक जूनियर लेवल पर और रणजी ट्रॉफी के गेम्स में दिखाई है, तो ये उनको बाकियों से सेपरेट करता है। जनरली आप देखते हैं कि जो इंडिया के पास ऑलराउंडर्स आते हैं वो नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 इन नंबर्स पर बल्लेबाजी करते हैं और मेनली वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे और साथ में गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यही काम उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए इस सीजन किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत शानदार गया उस मामले में और पूरी एज ग्रुप क्रिकेट उनकी इस मामले में बहुत शानदार रही है। अब उसके बाद यहां से जो मिडिल ऑर्डर शुरू होता है उसमें मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जिस भी ऑर्डर में खेले अगले 3 खिलाड़ी जो होने वाले हैं उसमें एक तो सरफराज खान होंगे और एक बहुत बड़ा मौका नौशाद खान के लिए कि उनके दोनों बेटे एक ही टीम में खेल रहे होंगे दिलीप ट्रॉफी में, जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो सरफराज खान जिनको मौका इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में मिला था और अपने जौहर उन्होंने दिखाए थे, उनके बारे में जो सवाल इतने सालों से उठते रहे कि वो रणजी ट्रॉफी में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब दिलीप ट्रॉफी आती है, जब इंडिया ए के मैचेस आते हैं, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती
और सेलेक्टर्स इस बात को कंसीडर कर रहे थे। तो एक बार फिर से सरफराज खान के लिए वो पॉइंट प्रूव करना है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रन जो है वो रणजी ट्रॉफी में बनाए हैं, वो यहाँ पर भी स्कोर करके दिखा सकते हैं जब कंपटीशन थोड़ा तगड़ा आपको नजर आने वाला है। उसके बाद बात की जाए नंबर 5 पर ऋषभ पंत, उनके लिए भी एक तरह से एक प्रैक्टिस सीरीज की तरह होगी और यहाँ पर 5 नंबर पर वो आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले टाइम में वो इंडियन क्रिकेट में भी 5 नंबर के ही बल्लेबाज होंगे। अभी जरूर शायद वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 6 नंबर भी खेलते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से उनका कद टेस्ट क्रिकेट में बढ़ा है और बढ़ता रहेगा, तो मुझे लगता है कि वो 5 नंबर की पोजीशन मेन इंडियन टीम में कंसोलिडेट करेंगे। उसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है ऑलराउंडर्स की और नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे रविंद्र जडेजा, जिनका बल्लेबाजी का ग्राफ व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी नीचे गया है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप देखेंगे जो आखिरी सीरीज इंडिया ने खेली थी वहां पर उन्होंने बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, स्पेशली राजकोट का टेस्ट मैच जहां पर उनके बल्ले से सेंचुरी भी निकली थी और ओवरऑल सीरीज में भी उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशंस अच्छे थे। यहां पर गेंदबाजी में भी उनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा क्योंकि इस टीम में जो लीड स्पिनर हैं वो रविंद्र जडेजा ही आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 पर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर, इंडियन क्रिकेट की नीड और इस वक्त इंडियन क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नीतीश रेड्डी, जिनके नाम के आगे ये जरूर लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन सब होप कर रहे होंगे कि नीतीश रेड्डी फिट हो और ये दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेलें, सो दैट एक तो दुनिया को ये पता चले कि नीतीश रेड्डी में पोटेंशियल कितना है, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, और साथ में हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में तैयार होने का इससे बेहतर मौका उनको मिल नहीं सकता। क्योंकि दिलीप ट्रॉफी इस बार जिस तरह से फॉर्मेट डिजाइन किया गया है वो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाएगा और खिलाड़ियों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका भी देगा। उसके बाद नंबर 8 पर बात की जाए वाशिंगटन सुंदर, और वाशिंगटन सुंदर के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है अगर उनको टेस्ट टीम में वापसी करनी है। क्योंकि देखिए वाशिंगटन सुंदर एज अ बॉलर आपने पिछले 6 महीने में जिस तरह से उनको इंप्रूव होते हुए देखा है, बहुत कमाल करा है। चाहे जिम्बाब्वे के टी20 हो, श्रीलंका के टी20 एक जो उनको मौका मिला, प्लस ओडीआई सीरीज जहां पर उनको मौका मिला, हर मैच के साथ बेहतर हो रहे हैं और कुछ ना कुछ जो इंप्रूवमेंट चाहिए था उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि जब वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेले थे तो उतने इफेक्टिव गेंदबाज नजर नहीं आए थे। उसके पीछे एक वजह और भी थी कि एज ग्रुप क्रिकेट से लेके अब तक उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेली नहीं थी, लेकिन पिछले 1 साल में उनका फोकस रेड बॉल क्रिकेट रही है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल क्वालिटी एज अ बॉलर इंप्रूव हुई है और अब शायद आज की डेट में वो रेड बॉल क्रिकेट इंडिया के लिए भी टॉप लेवल पर खेलना चाहते हैं। दूसरा एड ऑन होती है उनकी बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी में भी उनके खास बात है कि फास्ट बॉलर जितना अच्छा खेलते हैं उतना अच्छा स्पिनर भी खेलते हैं। जनरली आप ऑलराउंडर्स के स्लॉट में जो प्लेयर कंपीट कर रहे हैं उनमें आप देखते हैं कि कोई स्पिन बेटर खेलता है तो कोई फास्ट बॉलर बेटर खेलता है। ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर भी अच्छा खेलते हैं। अब तक जो अपनी 3-4 पारियां इन्होंने टॉप लेवल पर खेली हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो ये बात साफ दर्शाती हैं, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, ये दोनों को अच्छा खेलते हैं। मार्जिनली तो हर प्लेयर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलता है, कोई स्पिन अच्छी खेलता है, लेकिन उतना बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा जैसे आपको शिवम दुबे और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में नजर आता है। उसके बाद नंबर 9 पर एक बहुत मुश्किल कॉल लेना होगा अभिमन्यु ईश्वरन को, और ये कॉल है आर साई किशोर और राहुल चहर के बीच में। राहुल चहर इसलिए इस टीम में है क्योंकि सेलेक्टर्स और इंडियन क्रिकेट चलाने वाले लोग चाहते हैं कि इंडिया को फ्यूचर का लेग स्पिनर भी मिले। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो राहुल चहर की पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई खास मैचेस उन्होंने नहीं खेले, ना वो कहीं सीन में थे, लेकिन सडनली उनको उनके टैलेंट और एबिलिटी के बेसिस पर पिक करके लाया गया है और ये दिलीप ट्रॉफी खिलाई जा रही है। तो एक पर्पस सेलेक्टर्स का साफ दिखता है कि राहुल चहर इस स्क्वाड में क्यों आए हैं। दूसरी तरफ आर साई किशोर है, जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में 50 से ज्यादा विकेट लिए, उनकी कप्तानी में उनकी टीम फाइनल खेली, बल्लेबाजी में भी कंप्लीट परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिली, और उसके बाद अगर आप देखेंगे वो खिलाड़ी जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को प्रूव कर रहा है, और जो क्वालिटी उनकी स्पिन गेंदबाजी में नजर आती है वो फॉर श्योर है। ऐसे ही उन्होंने चैलेंज नहीं किया सेलेक्टर्स को कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर वो मौका मिलता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। रीजन इज
कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर आपने एक एक ऑलरेडी ले लिया और मुशीर खान के रूप में भी आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो क्या आप 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना चाहेंगे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल रहेगी। उस मामले में भी लेग स्पिनर आप इस टीम में पिक करना चाहेंगे, प्लस जो राहुल चहर को इस स्क्वाड में डालने का पर्पस है कि लेग स्पिनर भी ग्रूम किए जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उस मामले में भी वो एज जो है वो राहुल चहर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद फास्ट बॉलर की बात की जाए तो 4 फास्ट बॉलर हैं, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और मोहित अवस्थी, जिसमें से एक ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं यश दयाल, बिकॉज जैसे लेग स्पिनर का जिक्र मैंने किया, हर टीम में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी डाला गया है, तो इस टीम में इकलौते लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो यश दयाल हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं यश दयाल को मौका मिलना चाहिए कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही है रणजी ट्रॉफी में, प्लस जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है, जो प्रॉमिस उन्होंने पिछले 6-8 महीने में दिखाया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो बहुत कमाल का रहा है। और ये दिलीप ट्रॉफी शायद उनके लिए उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट बन के आए। और उसके साथ जो आखिरी तेज गेंदबाज इस टीम में बच गया वो मोहम्मद सिराज होंगे। यू नो रीजन क्या है कि मोहम्मद सिराज होंगे, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, और सिराज के लिए भी यही है कि इस दिलीप ट्रॉफी में अच्छे रिदम में वापस आए, और फिर जो आने वाला टेस्ट सीजन है जहां पर 10 टेस्ट मैचेस आपको खेलने हैं और इंडिया को WTC के लिए क्वालिफाई करना है, तो मोहम्मद सिराज का अच्छी फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ दिख रही है टीम। अब आप सब कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर की टीम है। 4 टीमों में आप इस टीम को कहां रेट करना चाहेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4। मैं तो लास्ट में अपना ऑर्डर बताऊंगा कि कौन सी टीम को कहां पर रेट करना चाहूंगा। आप सब फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।